नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के दौरे से पहले एक बैठक हुई है और बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। पूरे प्रदेश की संगठन रिपोर्ट तैयार की गई है और कल 2 दिवसीय दौरे पर बीएल संतोष आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले बैठक की गई, समीक्षा की गई। तो राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के दौरे से पहले बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक की और बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। तो राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के दौरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष ने यहां बैठक की और बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। कल से 2 दिन के दौरे पे बीएल संतोष आ रहे हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा। मनीष, कल से 2 दिवसीय दौरे पे बीएल संतोष आ रहे हैं। आज एक बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, आपको बता दूं कि बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, वो 2 दिन के प्रवास पे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। कल प्रदेश की राजधानी पहुंचेंगे और सीधे प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि 12 बजे से बैठक का जो दौर है वो शुरू होगा और खुद अभी भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैठक से निकले थे और निकलने बाद उन्होंने जब मीडिया से रुकू थे उन्होंने खुद बताया कि संगठनित तौर पर बैठक होती है। हालांकि 2022 के चुनाव पहले बीएल संतोष यहाँ पे आए थे, उसके बाद उनका ये पहला दौरा है और माना जा रहा है जिस तरह से 2023 में निकाय चुनाव प्रक्रिया के साथ ही साथ मिशन 2024 सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा और इस दौरान जो संगठन के तौर पे जो बदलाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। संगठन के तौर पे जो बदलाव होना है उसको लेकर जो नई रूपरेखा, जो नई टीम होगी उसमें क्या होंगे उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ जो पदाधिकारी थे उनको जो काम दिए गए थे उनकी समीक्षा की जाएगी कि क्या वो काम किस स्तर पर पूरा हुआ है, जो जिसको होमवर्क दिया गया था वो पूरा किया गया है कि नहीं किया गया है। साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो माना जा रहा है 2 दिवसीय प्रवास रहेगा, जिसमें सबसे अहम बात आज ये रहने वाली है कि सरकार, संघ और संगठन तीनों में कैसे समन्वय बैठा रहा है और जो ओबीसी आरक्षण को लेके जिस तरह का माहौल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, तमाम विपक्षी पार्टी लामबंद हो गई है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, उनसे कैसे निपटने की तैयारी की जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो बहुत अहम रहेगा 2 दिन का प्रवास और माना जा रहा है कि जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के अधिकारी हैं, जो क्षेत्र के प्रभारी हैं, महामंत्री हैं, सबको बुलाया गया और 2 दिन के प्रवास के दौरान बीएल संतोष सभी संगठन के प्रमुखों से, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और साफ दिशा निर्देश दिया जाएगा। जिस तरह से अपना बूथ सबसे मजबूत बना दिया गया था 2014 में अमित शाह ने, उसकी तरह अब पन्ना प्रमुखों पे भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। उनकी भी जो अहमियत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ संदेश देने की कवायद की जाएगी। 2014 में जिस तरीके से राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन के साथ बूथ लेवल के जो ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें कैसे समन्वय बढ़ जाए, कहीं ना कहीं उसको लेके पन्ना प्रमुख जो सबसे प्रमुख होता है, सबसे शुरुआती दौर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके और राष्ट्रीय संगठन में कैसे एक साथ बैठाया जाए, कैसे उन्हें समन्वय बैठा जाए, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा की जाएगी। तो माना जाए 2 दिन का प्रवास है और मिशन साफ तौर पर 2024 की तैयारी है। निकाय चुनाव जो कि पारंपरिक तौर पर है 2023, उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। जी राजेश, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो मिशन 2024 को देखते हुए, निकाय चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया कि ओबीसी आरक्षण पे बोली मायावती कि बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरक्षण विरोधी है और यही आज का कड़वा इतिहास है, ये मायावती ने कहा। तो आरक्षण सही से लागू करने की चुनौती है और पार्टियां संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी हमेशा ओबीसी के साथ छल किया और देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। मायावती यहां पे कई मुद्दों का आधार बना के घेरती हुई नजर आई, बीजेपी को भी, समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी। तो पार्टियां संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं, मायावती ने यह भी कहा। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमेशा ओबीसी के साथ छल किया, मायावती का यह आरोप। और गोरखपुर में NH-29 पर एक ट्रक और कार में टक्कर हो गई। कार सवार 6 लोग इसमें
इसकी चपेट में आए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेलीपार थाना क्षेत्र के महोब की यह घटना है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां ट्रक और कार की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की जान गई जबकि 3 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कोहरे के चलते भी हादसे कई जगह हो रहे हैं। कहीं पे तेज रफ्तार, कहीं पे नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी, कहीं पर लापरवाही और कहीं पर कोहरा। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते ज्यादातर सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि ज्यादा सावधानी से वाहन चलाया जाए। जरा सी एक लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम को दावत दे सकती है। तो यहां 6 लोग इस हादसे का शिकार बने जिसमें 3 लोगों की जान गई जबकि 3 लोग घायल हुए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट? देखिए, आज 2023 का पहला दिन है और कोहरे का सुबह रात से ही छटाछटी नहीं है। सड़कों पर कोहरे का कहर आज देखने को मिला। सुबह 6:30 बजे के आसपास गोरखपुर से वाराणसी जा रही कार और बेलीपार से गोरखपुर आ रही डम्फर के आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें कार में 6 लोग सवार थे। 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खासतौर से आज जिस तरह से कोहरे का कहर सड़कों पर देखने को मिला, वहीं न्यूज वन इंडिया पहले कई दिनों से जागरूक लोगों को करने में लगी है कि खासतौर से सड़कों पर चलें तो कोहरे का अगर मौसम हो तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी करके चलें। आज तेज रफ्तार और कोहरे का कहर ये 3 लोगों के मौत का सबब बना और जिसके कारण जो है कि मौके पर पुलिस पहुंची और उन लोगों को आनन फानन में अस्पताल में भिजवाया। बाकी 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशल डॉक्टरों के नेतृत्व में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया हरिंद्र जानकारी के लिए। तो इस तरह के जो हादसे हैं वो कोहरे के चलते ज्यादा हो रहे हैं और यहां 3 लोगों की जान गई जबकि 3 लोग घायल हुए। खबर महाराजगंज से है जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हुई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जहां उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नए साल को सेलिब्रेट करने जा रहे थे ये सभी युवक और बेलघाट बाईपास के पास ये हादसा हुआ। नगर पंचायत के रहने वाले थे तीनों युवक और हादसे में इनकी जान गई है। तो 3 युवक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए। तो बेलाघाट के पास वाहन हादसे का शिकार हुआ और अभिमुक्त पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ। अभिमुक्त, हादसे को लेकर क्या अपडेट? गोरखपुर के बेलघाट बाईपास पर ये हादसा हुआ है। बीती रात घटना है। नया साल मनाने जा रहे थे, घने कोहरे की वजह से ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 युवक की मौके पर मौत हो गई और 3 युवक जो है गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि उन तीनों की भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और ये तीनों जो मृतक हैं वो तीनों मृतक और जो 3 घायल हैं ये निचलौल नगर पंचायत, जो महाराजगंज जिले के निचलौल नगर पंचायत के रहने वाले हैं। तो निचलौल नगर पंचायत में हादसे के बाद परिवार समेत आसपास के लोग जो है शोक में डूबे हुए हैं। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पे एक कार जो है वो हादसे का शिकार हुई और इसमें कई लोग इसकी चपेट में आए। जालौन में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां कोहरे के कारण गड्ढे में एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 3 किसानों की मौत हो गई और ये किसान फसल बेच के लौट रहे थे। तो इस हादसे में भी 3 किसानों की जान गई और पूरे जिस वक्त ये हादसा हुआ अफरा तफरी मच गई। जालौन में यह हादसा हुआ जहां एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसमें 3 किसानों की मौत हो गई।
मुबीन हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा अपडेट के साथ। मुबीन, ट्रैक्टर कैसे हादसे का शिकार हुआ? बताया जा रहा है 3 लोगों की इस हादसे में जान गई। जी मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला कदौरा थाने के गोवाखेड़ा गांव का है, जहां पर 3 किसान हरी मटर बेचकर लौट रहे थे, तभी उनका एक ट्रैक्टर पलट जाता है, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, जिससे स्थानीय पुलिस पहुंचकर उन तीनों लोगों को सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पे 3 किसान जिनकी इस हादसे में जान गई। उधर हापुड़ में भी तेज रफ्तार कार जो है वो एक पिलर से जा टकराई और इस हादसे में भी 2 युवकों की जान चली गई। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पिलखुआ इलाके के चंडी रोड पर यह हादसा हुआ। तो आज नए साल पर कई जगह से दुखद खबरें सामने आई, जहां सड़क हादसे कई जगह हुए। कहीं ट्रैक्टर पलट गया, कहीं कार और ट्रक की टक्कर हुई, कहीं पे रफ्तार का कहर था, कहीं कोहरे का, कहीं लापरवाही थी और कहीं पे नशे में वाहन चलाया जा रहा था। तो हापुड़ से खबर, जहां तेज रफ्तार कार पिलर से जा टकराई, हादसे में 2 युवकों की मौत हुई। मोहम्मद ताहिर ज्यादा जानकारी इस पे देंगे। मोहम्मद, क्या अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर? जी आपको बताना चाहूंगा, जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि ये लोग जागरण से लौट रहे थे। जो कार से ये सभी दोस्त थे, जिसमें 2 भाई भी मौजूद थे, जिसमें एक जो है नर्सिंग का कोर्स कर रहा था। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित हुई और जो डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए और वहीं 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 जो इनके दोस्त हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको नजदीक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया ताहिर जानकारी के लिए। तो 3 युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 युवकों की जान गई। और नोएडा से खबर है, जहां नए साल पर कमिश्नरेट पुलिस को सौगात मिली है। नोएडा पुलिस को मिले हैं 15 नए 2 पहिया वाहन और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अपराध पे अंकुश लगाने पेट्रोलिंग वाहन में ये मददगार होंगे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लक्ष्मी सिंह ने जैकेट वितरित किए। न्यूज़ 1 इंडिया पर गौतम बुद्ध नगर वासियों को नए साल की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। तो इस दौरान सीपी लक्ष्मी सिंह से खास बात की हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। नए वर्ष को लेकर 15 2 पहिया वाहनों की लॉन्चिंग की गई है। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह। मैम, किस तरीके से ये पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि नए वाहन जो लॉन्च किए गए हैं? देखिए, हमारे यहाँ कुछ थानों पे 2 पहिया पेट्रोल की व्यवस्था नहीं थी। कुछ थानों पर बड़ा इलाका था, लेकिन एक ही वाहन उपलब्ध थे। 15 नए वाहनों के बेड़ों को हमारे यहाँ इस बार पेट्रोलिंग व्हीकल्स में शामिल किया गया है। विभिन्न थानों में उनको अभी रवाना कराया गया है। जिन जगहों पर भीड़ वाले स्थानों पर, सकरे रास्तों पर और फैक्ट्रीज़ के आसपास के इलाकों में, जहां हमारे 4 व्हीलर्स PRPs नहीं पहुंच पाते हैं, ये हमारे 15 नए वाहन उसको रीस्ट्रेंथन करेंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे और स्ट्रीट क्राइम से हमारी लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। मैम, 4th क्लास जो कर्मी हैं उनको भी आपके द्वारा जो कुछ जैकेट सर्दी बढ़ने को लेकर बांटे गए हैं। ये हमारे वर्कफोर्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, सबसे अहम हिस्से हैं। बगैर इनके योगदान के जो फौज खाएगी नहीं, वो काम नहीं कर पाएगी। बगैर इनके योगदान के हमारे विभाग में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इनके योगदान की सराहना करते हुए आज इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जाड़ा इस बार बहुत है, इसलिए इनको अच्छी क्वालिटी का जैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर वासियों को नया वर्ष को लेकर क्या शुभकामनाएं देंगे? पिछला साल उपलब्धियों वाला साल रहा है, लेकिन उसमें जो भी कमियां रही हों, हम आशा करते हैं कि गौतम बुद्ध नगर की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी, हमारे कंधे से कंधे मिला के क्राइम और क्रिमिनल का सामना करने में हमारा साथ देगी। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमको मिलकर एक मजबूत भारत को बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है और उसके लिए 2 कदम हम आगे बढ़ाएं। हम अपेक्षा करते हैं कि वो जनता हमारे साथ 4 कदम आगे बढ़ाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी लक्ष्मी सिंह सीपी पुलिस कमिश्नर, जिनके द्वारा 15 दो पहिया वाहनों की लॉन्चिंग की गई और साथ में जो 4th क्लास कर्मी हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडी बढ़ने को लेकर उनको स्वेटर बांटे गए। हिमांशु के साथ मैंने शर्मा, न्यूज़ 19। और नए साल का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही 2022 अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के दुनिया ने नए साल का जश्न मनाया। भारत में भी लोगों ने नए साल का स्वागत किया, साथ ही जगह जगह जश्न भी मनाया गया। और इस दौरान लखनऊ, उत्तराखंड, मुंबई, पंजाब समेत देश के तमाम शहरों में जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें देखिए कानपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ की हैं, जहां रौनक दिखाई दी, जहां जश्न दिखाई दिया, नाच गाना, आतिशबाजी और अपनी खुशी को जाहिर किया गया, नए साल का स्वागत किया गया। तो कानपुर में भी लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। लोग सुबह ही मंदिर पहुंचे और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया ने लोगों के साथ बात की। 2022 की विदाई के बाद 2023 का स्वागत कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों ने किया है। कुछ लोग जैसे क्लब में जाकर के 2023 का जश्न मनाया है, किसी ने पार्क में जाकर, हर तरह से अलग अलग अंदाज में लोगों ने मनाया। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने भगवान का नाम से, भगवान का कीर्तन करके नए साल का स्वागत किया। और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो इस अनूठे तरीके से इस 2023 का स्वागत किया है, वो क्या कहते हैं। कानपुर नगर वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं 2023 के बारे में बोलना चाहता हूं। मैंने कई जगह देखे लोग दारू पी रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं, 2023 के ऐसे स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हम कानपुर वासियों इतना अच्छा हम लोग अपने आप को मानते हैं कि कुछ श्याम प्रेमी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कानपुर के, जो बाबा का गुणगान भजन करके हम लोगों ने 2023 का स्वागत किया हुआ है। 2022, 23, 24 और आने वाले जितने भी साल हैं, हम जितने भी श्याम प्रेमी हैं, हम लोग की होली, दिवाली, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा त्यौहार सब बाबा को समर्पित होता है। और ये जितने भी अपने पारिवारिक लोग हैं, ये सभी एक मंडल कोई नहीं है, ये एक पूरा परिवार है। नववर्ष आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे श्याम परिवार की ओर से बाबा ऐसे ही सब पर खुशियां बरसाते रहे और साल अच्छा से अच्छा जाए। नववर्ष मंगलमय करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि बाबा सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम। जैसा कि लोग पार्टी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमारा एक अलग सा है कि हम लोग कोई भी छोटा छोटा कार्यक्रम होता है तो बाबा के द्वारा ही शुरुआत करवाते हैं। जिस तरह 2023 का जश्न लोगों ने क्लब में जाकर के शराब पीकर या डांस करके मनाया, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बाबा के दरबार में कीर्तन करके और शुरुआत जो 2023 का स्वागत किया है वो दर्शन करके, और यहाँ पर धूम से जो नाचे, बाबा के गीत के जो गाने थे उन पर उन्होंने डांस किया है। इसके साथ ही 2023 का स्वागत किया और साथ ही नव वर्ष की शुभकामनाएं भी सभी देशवासियों को दी हैं। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। और नए साल के आगमन पे माता वैष्णो देवी द्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। ऐसे में यहां वैष्णो श्राइन बोर्ड प्रशासन ने श्रद्धालुओं के बेहतर सुविधा के लिए पूरी तैयारी की। साथ ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया कि RFID टैग के जरिए यात्रियों की लोकेशन पता होगी और रोज 50,000 श्रद्धालु यहां दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। नए वर्ष का आज पहला दिन है और न्यूज़ 1 इंडिया की टीम आज आपको लेकर आई है मां वैष्णो देवी दरबार कटरा में। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल के पहले दिन श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा जोश है। मैम, कितना ज्यादा इंतजार था कि साल के पहले दिन आप मां के दरबार में? बहुत बहुत इंतजार था। हमने पहले से प्लान कर रखा था कि हम नए साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन से ही करेंगे और मैं चाहती हूँ कि सबको, सबके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और कोरोना नाम की बीमारी हमसे दूर रहे। सबसे। कहाँ से मैम आप आए? मैं भोपाल से हूँ, MP। जी, भोपाल से आप आए हैं? पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तीसरी बार आई हूँ। तीसरी बार आ चुके हैं और भक्तों में जोश देखिए। और साल का आज पहला दिन है और भक्तों का ऐसा मानना है कि माँ के दरबार से साल का पहला दिन शुरू किया जाएगा। मैम, कितना ज्यादा इंतजार था आपको? मुझे तो बहुत इंतजार था क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं अभी नए साल की शुरुआत माता के आशीर्वाद से ही करूँ। सर, यहाँ के इंतजामात के बारे में बताएंगे, कैसा आपको लगा यहाँ? बहुत अच्छे इंतजाम है और कोरोना को देखते हुए सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। उम्मीद है कि नया साल सबका बहुत अच्छा बीते।
उम्मीद है कि नया साल सबका बहुत अच्छा बीते। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल श्रद्धालु इसी तरह से कोशिश करते हैं कि अपने साल की जो शुरुआत है वो माँ के दरबार से की जाए। मेरे साथ कुछ और भक्त भी हैं। मैम, आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। साल की शुरुआत और माँ के दरबार से? बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे, सबके जीवन में बहुत खुशियां लाए। क्या कहना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य में? अच्छा नया वर्ष हमारा अच्छा हो और माता रानी ने यहाँ बुलाया है तो पूरी उम्मीद है कि नया वर्ष अच्छा ही होगा। और अपने साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हमारा पहले भारतवर्ष का नया साल अच्छा हो, भारत और तरक्की करे। मैं आपको बता दूं कि भक्तों में जोश बहुत ज्यादा है। ये कारों के साथ सभी भक्त यहाँ पर माँ के दरबार में आए हैं और उनका ये मानना है कि माँ के दरबार से वो अपने साल की शुरुआत करेंगे तो उनका साल बहुत अच्छा गुजरेगा। नए साल के आगमन के चलते माँ वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लग चुका है और भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ के दरबार के लिए भक्त किस प्रकार से उत्साहित। यूपी, राजस्थान और अन्य देशों से आए श्रद्धालु आज हमारे साथ हैं और जोश आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा है। साल का पहला दिन और मैम कितना जोश है आपको? बहुत ज्यादा जोश है हमें माता रानी के दरबार में माथा टेकने का। उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया, हमारी किस्मत जागी। जय माता दी। क्या लगता है कि माँ के दरबार में पहले दिन आप दर्शन करने जा रहे हैं? मुझे ये लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये उपकार है कि माता रानी ने मुझे बुलाया इस दरबार में। RFID कार्ड के बिना किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबके RFID कार्ड को स्कैन किया जा रहा है क्योंकि RFID कार्ड के जरिए आप यात्री की लोकेशन का पता लगा सकते हैं ताकि भवन में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। इसीलिए RFID कार्ड के बिना किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। और ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां गौर सिटी में न्यू ईयर पार्टी के दौरान मारपीट हुई। सेल्फी लेने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष और दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिसरख थाने के गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू स्थित सेंट्रल पार्क का यह मामला, जहां पे दो पक्ष भिड़ गए और देखते ही देखते यहां मारपीट होने लगी। 4 लोग बताया जा रहा है घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और खबर मेरठ से है जहां नए साल पे हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है और यहां पे बेगम पुल पर कार में बैठ के आतिशबाजी करना युवकों को भारी पड़ा। हुड़दंग करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कार को भी जब्त किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके हुड़दंगियों को दबोचा और तलाशी के दौरान इनकी गाड़ी से पटाखे भी बरामद हुए। तो पुलिस प्रशासन चूंकि पहले से ही एक्टिव था हुड़दंगियों से निपटने के लिए, और यहां पे जो हुड़दंग करता हुआ नजर आया उनको शिकंजे में भी लिया गया। तो नए साल पे हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। हुड़दंग करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और गाजियाबाद में नए साल के मौके पे एक परिवार में मातम पसर गया, जहां खोड़ा थाना क्षेत्र के पार्क में एक युवक की लाश मिली जिसकी पहचान प्रवीण यादव के रूप में हुई। युवक की हत्या पत्थर से कुचल के की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।